बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, कोरोना बहरान के बाद दुनिया भर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सहूलत से ज़्यादा ज़रूरत बनकर सामने आई है। स्मार्टफोन्स के बगैर ये ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती थी। क्या पाकिस्तान में भी स्मार्टफोन्स बनते हैं? जी हाँ, पाकिस्तान में स्मार्टफोन कैसे बनते हैं, आज के प्रोग्राम में आपको यही दिखाएंगे कि पाकिस्तान के शहर कराची में बनने वाले स्मार्टफोन्स किन कंपनियों के लिए किस तरीके से बनते हैं और कौन लोग बनाते हैं। चलते हैं, देखते हैं स्मार्टफोन्स कैसे बनते हैं। नाज़रीन, इनोवी टेलीकॉम के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यानी कि असेंबलिंग प्लांट के वेयर हाउस में हम मौजूद हैं। यहीं से काम शुरू होता है, यहीं से मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग शुरू होती है। जनाब, क्या काम होता है यहाँ पर, कौन कौन से शोबा जात हैं? एक्चुअली जहाँ हम खड़े हुए हैं ये पीएमसी डिपार्टमेंट है। यहाँ पे जो शिपमेंट्स बाहर से आती हैं वो लैंड करती हैं, फिर आईक्यूसी डिपार्टमेंट हमारा रैंडमली उनको टेस्ट करता है चीज़ों को, और फिर वो सेग्रीगेट होकर डिफरेंट अपने शेल्फ पे, आर्काइव पे चली जाती हैं। चलते हैं प्रोडक्शन की तरफ। आगे अब देखेंगे कि प्रोडक्शन कैसे होती है। जो माल यहाँ पर आ गया, माल से मुराद जो पोर्ट से सामान आ गया, इस वेयर हाउस में आने के बाद अब आगे वो प्रोडक्शन हाउस में किस तरीके से जा रहा है, जहाँ पे उसमें प्रोडक्शन हो रही है। जरा दिखाते हैं आपको प्रोडक्शन कैसे होती है। जी नाज़रीन, आ गया वो मकाम जिसका इंतज़ार था, यानी कि मोबाइल फ़ोन की प्रोडक्शन असेंबली की लाइन। यहाँ के जो सुपरवाइज़र हैं अनस साहब, वो हमें गाइड करेंगे कि किस तरीके से मोबाइल फ़ोन एक डब्बे से निकलने के बाद, उसके पार्ट्स एक बॉक्स से निकलने के बाद दोबारा तैयार शुदा मोबाइल फ़ोन के बॉक्स तक किस तरह से जाते हैं। अनस साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अनस साहब, ज़रा गाइड करना शुरू करें। नाजरीन देखते जाएँ कि किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है, कैसे काम शुरू होता है। नीचे हमने देखा कि जो रॉ मटेरियल था, यानी कि आपका कैमरा हो गया, मोबाइल फ़ोन का मेन बोर्ड हो गया, वो सारा कुछ अलग अलग पार्ट्स बॉक्सेस के अंदर पैक होकर आते हैं। फिर वो यहाँ पर किस तरह से काम शुरू होता है? जब मटेरियल हमारे पास आ जाता है यहाँ पे, उसके बाद फ्रॉम द फर्स्ट स्टेशन, ये हमारा आरटीआई का स्टेशन कहलाता है। यहाँ पे हमारा मेन बोर्ड स्कैन होता है। मेन बोर्ड स्कैन होने के बाद उस पर कैमराज लगते हैं, ठीक है। ये फ्रंट कैमराज और रियर कैमराज हैं, वो इस पर इंस्टॉल होते हैं। स्कैन से आपकी क्या मुराद है? स्कैन से मुराद है हमारा एक MES सिस्टम है, मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूट सिस्टम। उस सिस्टम के अंदर उस मेन बोर्ड की एंट्री आती है कि वो मेन बोर्ड, ये पहला मेन बोर्ड आपके पास यहाँ पे स्कैन हो गया है, ठीक है। उसके बाद उस पर फिर मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। हर स्टेशन यहाँ पे प्रोडक्शन और QC के स्टेशन यहाँ पे डिवाइडेड हैं। वाइट कैप्स आप देख रहे हैं, ये सारी प्रोडक्शन की हैं। जितनी भी आप पिंक कैप्स देख रहे हैं, ये क्वालिटी कंट्रोल है। मतलब जितना भी असेंबली में काम हो रहा है, वो असेंबली का काम क्वालिटी वाले जो हैं उसको चेक कर रहे हैं। ठीक है, वाइट कैप वाले जो हैं ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, और जो पिंक कैप वाले हैं यानी कि उस तरफ जो बैठे हैं, ये उसकी क्वालिटी चेक कर रहे हैं। यानी कि साथ साथ फ़ोन चेक भी होते जा रहा है कि उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है। अच्छा, सबसे पहले फ़ोन का बोर्ड यहाँ पर आता है? मेन बोर्ड आता है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये सबसे पहले ये इसका मेन बोर्ड है, ठीक है। ये मेन बोर्ड हमारे पास चाइना से आ रहा है। इसी ये मेन बोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। इस मेन बोर्ड पे आपकी हर चीज़ इस मेन बोर्ड के हिसाब से फिक्स होके जा रही है। आपके कैमरा, सबसे पहले फ़ोन में क्या फिक्स होता है? मोबाइल फ़ोन के बोर्ड पे क्या फिक्स होता है? कैमरा फिक्स होते हैं सबसे पहले कैमरा, यहाँ पर कैमरा फिक्स। जी हाँ, फ्रंट कैमरा एंड रियर कैमरा फिक्स हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, हर मोबाइल फ़ोन का अलग अलग डिज़ाइन है। मिसाल के तौर पर आप किसी एक कंपनी के लिए कर रहे हैं तो उसका अलग डिज़ाइन है, अलग मॉडल है, तो यहाँ पर अलग अलग असेंबलीज बनी हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे अभी हम करंट असेंबली लाइन पे जो खड़े हुए हैं, यहाँ पे इन्फिनिक्स बन रहा है, ठीक है। और मखसूस मॉडल बन रहा है, ठीक है। जो हमारे लाइन 1 और लाइन 3 है, वहाँ पे आईटेल बन रहा है, और आईटेल के भी 2 अलग मॉडल बन रहे हैं। एक जगह A26 प्रो बन रहा है, एक जगह A25 प्रो बन रहा है। ये इन्फिनिक्स की लाइन है, ये इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 की लाइन है। अच्छा, उसके बाद अब सेकंड उसमें क्या होगा? फोन के ऊपर कैमरा लग गया, कैमरा 3 कैमरे हैं, तो ये 1 2 3 आपके कैमराज आ गए, ठीक है। इसमें मेन कैमराज, रियर कैमराज, फ्रंट कैमराज, ये सब उसमें फिक्स हो जाते हैं। उसके बाद उसमें रबर्स लगती हैं, ठीक है। कंडक्टिव रबर्स कहते हैं
माध्यमों से जो सिलिकॉन रबर्स हम जिसे कहते हैं कि वो कंडक्शन के लिए जो है वो यूज़ की जाती हैं उनको। उसके बाद इसमें कॉपर फॉइल लग रही हैं। जो कॉपर फॉइल है वो फ्रंट कैमरे की कंडक्शन को के लिए लगाई जाती है। फिर इसमें मेन सपोर्ट फॉर्म है, जो मेन बोर्ड का सपोर्ट फॉर्म है, क्योंकि जब मेन बोर्ड बैठता है तो उसका सपोर्ट फॉर्म उस पर लगाया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब ये बोर्ड तैयार हो गया, यहाँ से बोर्ड यहाँ से तैयार हो गया है। अब ये बोर्ड आगे जाके यहाँ बोर्ड यहाँ से तैयार हुआ है एक्चुअली। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फाइनल इसमें थर्मल जेल लग रही है। ये मशीन है पूरा एयर प्रेशर लग रही है ताकि वो जो आईसीज उसमें लगी हुई है वो गर्म ना हो। एग्जैक्टली, हीट डिसिपेशन को कंट्रोल करने के लिए लगाया जा रहा है। ये पूरा एयर प्रेशर से कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पर हीट इसका जेल लग गया। अब उसके बाद यहाँ से हमारा सेकंड फेज शुरू हो गया। अब सेकंड फेज आ गया हमारा टच पैनल का, एलसीडी। ठीक है। ये हमारा टच पैनल जिसको जो बार बार टूट भी जाता है, परेशान भी हम रहते हैं। और ये सबसे एक्सपेंसिव पार्ट्स हैं, मेन बोर्ड, कैमराज, एलसीडी, फिंगरप्रिंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं हमारी लाइन के। हम और पार्ट्स को की मिसप्लेस होने पे गुंजाइश दिखा सकते हैं, लेकिन इन पार्ट्स पे जीरो टॉलरेंस है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इसमें एफपीसी लगेगी। एफपीसी इज फिंगर प्रिंटेड सर्किट। ठीक है। जो वो मॉड्यूल होता है, वो मॉड्यूल यहाँ पे लगेगा इसका। ये बेसिकली वो ये है, ये स्पीकर की एफपीसी है। ये एफपीसी इसको कहते हैं नाज़रीन, ये स्पीकर की एफपीसी है। ये इसके अंदर पेस्ट होती है, आगे पेस्ट होती है। जी, ये प्रिंटेड सर्किट है बेसिकली। ये सबसे पहले यहाँ प्रिंट हो रहा है। ठीक है। उसके बाद अब आगे आ जाए। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एयर पीस लग रहे हैं। ये एयर पीस की प्रेसिंग मशीन है और ये सारी मशीनें हमारे पास जहाँ से हमें आवाज़ आती है, ये सारी मशीनें एयर प्रेशर के थ्रू कंट्रोल हो रही हैं। न्यूमेटिक्स जो होता है ना, एयर प्रेशर, सब मशीनें हमारी यहाँ पे एयर प्रेशर के ऊपर कंट्रोल हो रही हैं। ठीक है। अब आगे आ जाए। यहाँ पे डस्टिंग के लिए एयर वगैरह लगाते हैं। अगर कोई डस्ट पार्टिकल हो एनवायरनमेंट में तो वो हम उसके लिए एयर लगाते हैं। फिर यहाँ पे माइलर्स लग रहे हैं। माइलर्स मैं आपको सादे अल्फाज में अगर समझाऊँ तो माइलर्स बेसिकली हमारी वही बात है कि कंडक्शन है, एक बेसिकली उसका क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फिल्म है। ठीक है, प्रोटेक्टिव फिल्म है। अब आगे आ जाए। यहाँ पे फिर ये सेकंड स्कैनिंग है हमारी, MES सिस्टम है ना, क्योंकि सिस्टम को भी लेके चल वहाँ से सारा काम हुआ है, वो यहाँ टेस्ट हो रहा है कि ठीक हो गया, गलत हो गया। नहीं, टेस्ट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे उसकी सेकंड एंट्री हो रही है। अब मेन बोर्ड और LCD की बाइंडिंग हो गई है। ठीक है। अब जो है वो सेकंड फेज में चला गया। सेकंड फेज में चला बोर्ड अब तैयार हो गया है बोर्ड डिस्प्ले देने पे। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब बोर्ड फिक्स भी हो गया है। यहाँ पे बोर्ड के ऊपर मेन कॉपर फॉइल लग रही है। यहाँ पे हमारे रिसीवर और स्पीकर जो हैं वो स्मॉल बोर्ड के साथ अटैच हो रहे हैं। ये देख रहे हैं हम, ये अलग पार्ट है, स्मॉल बोर्ड कहते हैं इसे। और ये इसका वाइब्रेटर है, मोबाइल का वाइब्रेटर होता है ना आपका, ये वो है। ठीक है। ये वो जगह है नाज़रीन जो वाइब्रेट करके दिखाती है। ये पार्ट इसके अंदर अटैच हो रहा है। उसके बाद क्या प्रोसीजर है? उसके बाद ये इसमें फिक्स हो रहा है। इसमें B2B होता है, बोर्ड टू बोर्ड रबड़ है, वो बोर्ड टू बोर्ड रबड़ ये यहाँ बैठ रही है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास मेन FPC बिठा रहे हैं। मेन FPC जो आपका मेन फिंगरप्रिंट सर्किट बोर्ड है ना, ये वाली जो है, इसको यहाँ पे जो है प्रेस होती है। यहाँ पे अगर ये प्रेस नहीं होगी या कोई गलत प्रेस होगी, कोई पिन टेढ़ी हो जाएगी तो व्हाट विल हैपन, आपका मोबाइल ऑन नहीं होगा। मोबाइल ऑन नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। जी, क्या काम कर रही हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे FPC कनेक्ट करती हूँ बोर्ड टू बोर्ड, जिसको मेन बोर्ड को BTB कनेक्टर से। अच्छा, कैसा माहौल है? बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं कराची में, लेकिन इस फैक्ट्री का जहाँ पे टेक्नोलॉजी के साथ काम हो रहा है, तो कैसा माहौल है यहाँ का? बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का बहुत अच्छा काम हो रहा है और हर तरह की फैसिलिटेट किया जा रहा है यहाँ पे। ये कौन सा मकाम है जहाँ पर ये मकाम है बेसिकली, इसे हम कहते हैं पाल करंट, टेक्निकल लैंग्वेज में। पाल करंट मीन यहाँ पूरे मोबाइल का करंट टेस्ट हो रहा है। ठीक है। कि किसी सर्किट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तमाम सर्किट जो किसी से कनेक्ट होते हुए आ रहे हैं वो आपस में कनेक्ट है? बिल्कुल। अभी तक जो काम हुआ है वो काम सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, अगर नहीं होगा तो वो यहीं पकड़ा जाएगा और उसकी रेमेडी दोबारा चला जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, हम पहला मरहला मुकम्मल कर चुके हैं। जी। अब आगे किधर जाएंगे हम? आगे हम यहीं पे जाएंगे ना। ये बेसिकली यहाँ पे हमारी बैटरी पेस्ट हो रही है। ठीक है, बैटरी पेस्ट हो रही है और हमारे मेन कंडक्टिव फिंगरप्रिंट के फॉर्म्स लग रहे हैं। क्योंकि अब आगे अगला जो स्टेशन है वहाँ पे फिंगरप्रिंट लगना है। चले अगले स्टेशन की तरफ ले आ जाइए। यही पूरी असेंबली लाइन चल रही है हमारी। ये हमारा फिंगरप्रिंट का स्टेशन आ गया। ठीक है। ये फिंगरप्रिंट है जहाँ से रिकॉग्नाइज करना है, फोन अनलॉक होना है एक्चुअली। और ये तीसरा मकाम और आखिरी मकाम है सिस्टम की एंट्री का, कि जिसमें आपका मेन बोर्ड, आपकी LCD और आपकी फिंगर बैटरी, ये तीनों आपस में बाइंड होते हैं और सिस्टम में एंट्री होती है उसकी। ठीक है। और सिस्टम चेक भी करता जा रहा है। एग्जैक्टली। चलें जी आगे की तरफ।
यहाँ पे हमारे अपर ब्रैकेट्स लग रहे हैं, मोबाइल में स्क्रूज लग रहे हैं, आप ये स्क्रूज का शॉट ले सकते हैं। यहाँ पे 17 स्क्रू एक मोबाइल के अंदर लग रहे हैं और ये सब भी एयर प्रेशर पे काम कर रही है। ये बेसिकली रोबोटिक स्क्रू मशीन है और ये बेसिकली ऑटोमेटिक आपके स्क्रू सारे पेश कर रही है। ठीक है जी, आगे की तरफ आए। आगे इस पे बारकोड लेबलिंग हो रही है, हमारे बैक कवर्स बाइंड हो रहे हैं। यहाँ पे बैक कवर्स के बाद लास्ट में प्रोडक्शन का ये लास्ट स्टेज है जहाँ पे बैक कवर जो है प्रेस होके फाइनली आगे मूव ऑन हो जाता है क्वालिटी में। अब इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल नाज़रीन, अब क्वालिटी कंट्रोल है। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद जब वापस आएंगे तो फिर क्वालिटी कंट्रोल आपको दिखाएंगे कि फ़ोन में किस तरीके से होती है। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। वाइट कैप वालों से पिंक कैप की तरफ आ चुके हैं, यानी कि प्रोडक्शन से क्वालिटी कंट्रोल की तरफ हम आ चुके हैं। अनस साहब, ये लोगों के हाथ में एक बैंड बांधा हुआ है, आपने इनको बांध के रखा हुआ है यहाँ पर? नहीं, इनको बांध के नहीं रखा हुआ है। बेसिकली ये स्टैटिक रिंग के हम इसे कहते हैं। ये स्टैटिक रिंग बेसिकली हम लो वोल्टेज पे काम कर रहे हैं, तो जितने भी मदर बोर्ड्स हैं, स्मॉल बोर्ड्स हैं, उस पर काम हो रहा है, तो बेसिकली ये उसकी अर्थिंग प्रोवाइड कर रहा है। जल्दी जरा अब हमें एक जायजा हमें दिलवा दें कि अब क्या हो रहा है यहाँ क्वालिटी में ये ड्रॉप टेस्ट हो रहा है, आप देख रहे हैं। ठीक है। ये ड्रॉप टेस्ट है, एलसीडी टेस्ट है, स्पीकर माइक टेस्ट है, ये सब मैनुअल टेस्टिंग हो रही है। लाइट सेंसर टेस्ट है, इसमें लाइट का सेंसर टेस्ट हो रहा है। फिर मोबाइल का ग्रेविटी टेस्ट हो रहा है, ये ग्रेविटी टेस्ट है। फ्रंट कैमरा बैक कैमरा टेस्ट हो रहा है। ये सारे इसमें मैनुअल टेस्टिंग हो रही है ऑडियो की। यानी कि अभी चेक करते जा रहे हैं कि जो असेंबलिंग हुई है उसमें कोई चीज़ रह तो नहीं गई या कोई फॉल्ट तो नहीं आ गया। और हर स्टेशन की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है हमने उस स्टेशन के ऊपर प्रिंट करके इंग्लिश और उर्दू में लगाया हुआ है ताकि लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अलावा क्या ऑटोमेटिक टेस्टिंग बिल्कुल, इसके बाद बिल्कुल इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑटो टेस्टिंग है। ये ऑडियो मशीन है जो बेसिकली एयर प्रेशर पे ही काम कर रही है और ये आपके ऑडियो टेस्टिंग कर रही है जिसके अंदर माइक, स्पीकर, प्राइमरी माइक, रिसीवर, ये सारी चीज़ें टेस्ट हो रही हैं। इसके बाद ये हमारे पास एंटीना मशीन है जिसमें पूरे मोबाइल के सिग्नल्स टेस्ट हो रहे हैं। 3G 4G ABCD ईच एंड एवरी सिग्नल यहाँ पे चेक हो रहा है और हमारा GSM जो रिपीटर और ट्रांसमीटर है वो वहाँ लगा हुआ है, उससे ये कनेक्टेड है। इसकी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कहाँ पर होगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आती है। अभी एजिंग रूम एक देख रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब मोबाइल हमारा असेंबली लाइन से निकल जाता है तो उसके बाद ये एजिंग रूम के अंदर आ जाता है। एजिंग रूम बेसिकली हमारा ये वो रूम है जहाँ मोबाइल 10 घंटे यहाँ पे ऑपरेट होता है। यहाँ पे मोबाइल को हम कोड लगाते हैं। कोड लगाने के बाद मोबाइल 10 घंटे तक यहाँ पे अपनी ऑटो टेस्टिंग करते रहता है। अभी आप देख भी रहे होंगे, आवाज़ें आ रही हैं। ये मोबाइल बेसिकली टेस्टिंग में अपना कैमरा, अपनी फ्लैश लाइट, अपना रिसीवर, अपना माइक, अपने कॉल, ईच एंड एवरीथिंग, सारे सिग्नल वो इन 10 घंटों में टेस्ट करता है ताकि मोबाइल की फुल कैपेसिटी पर टेस्टिंग की जाती है ताकि मार्केट में जाके कोई हम लो कैटेगरी प्रोडक्ट जो है वो लोगों को ना दें। चले नाज़रीन, मोबाइल यहाँ पर बन चुका है। अब इसको मार्केट तक पहुँचाने के लिए, लोगों के हाथ तक पहुँचाने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत है, देखते हैं। ये खूबसूरत फ़ोन यहाँ पर पैक हो रहा है कि जो ऊपर जिसकी प्रोडक्शन असेंबलिंग मुकम्मल हो गई थी। ज़मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही पूछेंगे कि आखिर किस तरीके से ये फ़ोन पैक हो रहा है। जनाब, प्रोडक्शन तो ऊपर मुकम्मल हो गई है, यहाँ इस बॉक्सेस में पैक करने का अमल किस तरीके से मुकम्मल होता है? सर, ये बेसिकली फर्स्ट स्टेशन है जहाँ पे हम गिफ्ट बैग्स जो है वो प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद हर ऐड ऑन जो है वो डब्बे में डाल दिया जाता है जिसमें चार्जर, चार्जिंग केबल, उसके बाद जो है उसमें वारंटी कार्ड, ये सारी चीज़ें जब डाल दी जाती हैं तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक स्टेशन है। यहाँ पे हम इसको फर्दर जो है उसकी चार्जिंग मेक श्योर करते हैं और इसको चेक करते हैं कि इसकी जो प्रोडक्शन से आया है सारे प्रोसेस से होता हुआ, क्लियर करता हुआ आया है, कोई स्किप तो नहीं हो गया। अगर कोई स्किप हो जाता है तो हम उसको वापस ले लेते हैं और बाकी जो है वो जो पास हो जाते हैं उनको फिर हम नेक्स्ट स्टेशन पे ले जाते हैं। नेक्स्ट स्टेशन पे यहाँ पे जो है हमारे पास इसके IMEI नंबर्स जो है वो प्रिंट होते हैं जो बॉक्स के लिए होते हैं, बॉक्स पे लगते हैं और उसके बाद हम फिर इसको फर्दर जो है मेक श्योर करते हैं कि इसके जो बॉक्स के IMEI नंबर्स हैं वो एक्यूरेटली जो है वो इसमें प्रिंट हुए हैं या नहीं हुए। फिर उसके बाद हम यहाँ से एक स्टेप और जब आगे चलते हैं तो हम यहाँ पे इसकी जो है बॉक्स की जो है वो वेइंग करते हैं
और इसके साथ साथ जो है वो PTA की अप्रूवल का स्टिकर लगाते हैं। अगर इसमें ओवर वेट होता है तो वो इसको फेल कर देता है। ओवर वेट और कम वेट होने की वजह क्या है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बार बार वेट चेक हो रहा है इसका। जी, ओवर वेट में बेसिकली ये होता है कि अगर कोई चीज़ डुप्लीकेट हो जाती है, जैसे चार्जिंग केबल हमने जो है वो 2 डाल दिए हैं या चार्जर 2 डाल दिए हैं, या कोई कार्ड उसकी सेक्शंस के वो डबल हो गए हैं, तो एक स्टैंडर्ड वेट है, अगर उससे वो ओवर वेट होगा तो वो फिर अगले स्टेशन के लिए पास नहीं होगा। अच्छा, बॉक्सेस में अभी ये यहाँ पर पैक हो गया है। जी, जी। अब बॉक्सेस में पैक होने के बाद उसका वेट हो गया है, जिससे ये कंफर्म हो गया है कि बॉक्स में तमाम चीज़ें मौजूद हैं। जी। अब क्या मरहला है आगे? इसके बाद जो है हम इसको जो है श्रिंक रैप करते हैं, ताकि जो है इसमें कोई किसी किस्म का जो है वो लिक्विड वगैरह जो है वो ना जा सके, और मेक श्योर करते हैं कि ये जब कस्टमर ख़रीदे तो उसको ये श्योरिटी हो कि ये सील जो है वो पैक्ड है। सील पैक है। सील कहाँ पर लगती है इसकी? इसको यहाँ पे हम श्रिंक रैप करते हैं। श्रिंक रैप होने के बाद जो है ये इस हीटर में से गुजरता हुआ जो है इसको श्रिंक करता है, ठीक है। इसके बाद दोबारा हम ये एक स्टेशन है जहाँ पे हम इसकी दोबारा वेट को जो है वो चेक करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि एवरीथिंग इज़ इन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। उसके बाद जो मास्टर कार्टन होता है यहाँ पे हम इसको पैक करते हैं और फिर फर्दर जो है इसको हम बॉक्स पैक में सील कर देते हैं। बॉक्स पैक में सील हो जाता है। इस तरह से खूबसूरत मोबाइल अब आपके हाथ में, आपके पास, आपके इस्तेमाल के लिए तैयार है। ये कौन लोग तैयार करते हैं, यानी कि ये फैक्ट्री लगाने वाला है कौन? उनसे भी पूछते हैं कि वो पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन की ज़रूरियात को कैसा पूरा करें। मेरे दोनों जाने वो लोग खड़े हैं कि जो इस टेक्नोलॉजी को चाइना से पाकिस्तान लाए और पाकिस्तान में भी स्मार्टफोन बनना शुरू हुए। इन दोनों को मुबारकबाद हो कि आप पाकिस्तान में उस तमाम चीज़ों को लेकर आए कि जिसका पाकिस्तानी आवाम ख्वाब देखते थे। ज़ीशान साहब हैं और मोहम्मद उस्मान साहब हैं, ये दोनों इस फैक्ट्री को चला रहे हैं। ज़ीशान साहब, पाकिस्तान ये टेक्नोलॉजी लाए, इस टेक्नोलॉजी को लाने में मुश्किलात क्या आई और उसके बाद पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा होगा? पाकिस्तान में जो मोबाइल पॉलिसी है, मोबाइल मैन्युफैक्चर पॉलिसी है, 2020 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो ये तारुफ कराई, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे मोबाइल जो मुल्क से बाहर से आते थे, सारा आपका डॉलर जो है मुल्क से बाहर जाता था, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब सारी लोकलाइजेशन हो गई है। सारे मोबाइल फ़ोन यहाँ बन रहे हैं। पहले आपकी जो मोबाइल फ़ोन की मार्केट थी, स्मार्टफोन की मार्केट थी, उसकी 100% जो है वो प्रोडक्ट्स बाहर से आते थे। अब 60% प्रोडक्ट जो है लोकल मैन्युफैक्चर यहाँ पे हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ जो है वो हमने यहाँ पे टेक्नो ट्रांजेक्शन जो है वो एक बहुत अहम बात आप कर रहे हैं। टेक्नो ट्रांजेक्शन का थोड़ा सा बताएं, कैमरे की तरफ देखकर बताएं। अच्छा, चाइना में एक ट्रांशन ग्रुप है, उसके साथ हमने ज्वाइंट वेंचर किया है। उसके साथ मिल के हमने यहाँ पे एक प्लांट डाला है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे 11 चाइनीज़ हैं जो यहाँ पे 800 लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। और उन 800 लोगों की अगर आप एज देखेंगे तो वो एज जो है इनका ब्रैकेट वो यूथ है। ये वही यूथ है आगे जिन्होंने आके हमारे मुल्क को जो है वो आगे रिप्रेजेंट करना है, और इन लोगों में वो स्किल ट्रांसफ़र हो रही है जो आज तक कभी भी नहीं हुई। ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात आपने की, ये कितने अरसे के अंदर हो जाएगा कि हम खुद कफील होंगे कि हम अपना फोन खुद बना सकें? ओके, आपको पता है जब भी कोई इंडस्ट्री चलती है पहले साल में तो कुछ भी नहीं होता, मगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो पॉलिसी है और जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं उसमें पहले साल में हमें लगता है कि हम 10% लोकलाइजेशन में आ जाएंगे। जितने भी सारे रॉ मटेरियल है वो 10% यहाँ पे आएंगे। आने वाले 3 साल के अंदर जो PTA की पॉलिसी है, हमें 40 से 50% जो है वो सारा रॉ मटेरियल लोकलाइज करना है। तो हमें ऐसा लगता है कि 3 साल के अंदर 40 से 50% चीज़ें लोकलाइज हो जाएंगी। उस्मान साहब, आप ये बताइएगा कि ये जो फ़ोन यहाँ पर बन रहे हैं इसकी कॉस्ट भी कम होगी? बिल्कुल, यहाँ पे जो ये फ़ोन बनने शुरू हुए हैं इससे कॉस्ट भी काफ़ी कम हुई है, इससे हमारी सप्लाई भी बेहतर हुई है। टेक्नोलॉजी भी हम ज़्यादा यहाँ पे जो हम बना रहे हैं मोस्टली दे आर 4G 3G फ़ोन्स। तो पहले जो यहाँ पे 2G फ़ोन्स थे उसकी जगह ये रिप्लेसमेंट है, क्योंकि जिस प्राइस सेक्टर में हम फ़ोन्स दे रहे हैं पहले ये इस प्राइस में 2G फ़ोन्स मिलते थे। आज आपको 3G फ़ोन 6-7 हज़ार में मिल रहा है, जो कि पहले पाकिस्तान में कभी भी नहीं थे। ये इसी वजह से है कि गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट किया है, और हम लोग जो लेकर के आ रहे हैं उसमें हमारे पास ड्यूटी नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो स्मार्टफोन्स की ज़रूरत है उसका कितना % आप पूरा कर रहे हैं? कितनी प्रोडक्शन हो जाती है यहाँ से? अच्छा, जो स्टार्ट में है अभी हमारी जो प्रोडक्शन है इस वक्त हमारे पास तकरीबन 200,000 तक हम पहुंच गए हैं, और हमारा टारगेट है तकरीबन 500,000। हमने इंशाल्लाह जुलाई के एंड तक हम 500,000 तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान में इस वक्त स्मार्टफोन तकरीबन 12 से 13 लाख पाकिस्तान की नीड है, जिसमें से हम 500,000 इंशाल्लाह हम लोग देंगे।
तो यानी कि पाकिस्तान से डॉलर जो बाहर जाने का सिलसिला था वो भी खत्म होगा। जीशान साहब ये बताइएगा कि जो फ़ोन यहाँ पर बनता है क्या उसके ऊपर भी ड्यूटी पे करना होती है? नहीं, इस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चर पॉलिसी है उसके मुताबिक 0% ड्यूटी है। ठीक है, अगर आप बाहर से लेके आते हैं तो उसके ऊपर स्लैब्स बने हुए हैं, मोरलेस 3,000-4,000 रुपये जो है ड्यूटी लगती है एवरेज। ठीक है, और यहाँ पर हमें कोई 1 रुपये की ड्यूटी नहीं लगती, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। यहाँ पे लोगों को जो है वो रोज़गार मिल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में टोटल मोबाइल फ़ोन जो है वो लोकल मैन्युफैक्चर होंगे। चले एक ऐसे चाइनीज़ से भी हम बात करेंगे जो इस पूरे प्लांट को देख रहा है और जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का काम कर रहा है। चाइनीज़ में बात होगी, ट्रांसलेशन आपको साथ दिखाएंगे, उसके बाद ब्रेक की तरफ चलेंगे। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद और पाक चीन दोस्ती का मज़ा है कि यहाँ पर हमारे साथ जेसन साहब खड़े हैं जो इस प्लांट के डायरेक्टर हैं, पूरे प्लांट को ओवरसी कर रहे हैं। जेसन ये बताइएगा कि आप पाकिस्तानियों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किस तरीके से कर रहे हैं? 我们通过中国公司把我们相关的一些产品的一些技术资料给到我们，然后我们再通过转换到本地的语言，然后再通过我们中国的一些工程师、技术人员对本地进行一些指导，然后让他们都清楚学习这个技术能力和一些相关的一些技术，然后从而达到我们巴基斯坦本地生产。 बहुत शुक्रिया इनोवी टेलीकॉम का कि उन्होंने ये मौका फराहम किया कि पाकिस्तानियों तक वो तमाम प्रोसीजर हम दिखा सकें कि जिसमें पाकिस्तान में बनने वाले स्मार्टफोन लोगों को पता लग सके कैसे बनते हैं। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं वकारुल इस्लाम साहब, CEO हैं जाफर बिजनेस सिस्टम के। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है। इससे पहले हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी पे और जाहिर है कि जब टेक्नोलॉजी की बात होगी तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को किसी सूरत भी रद्द नहीं किया जा सकता या उसको भूला नहीं जा सकता। वकारुल इस्लाम साहब से पूछेंगे कि पाकिस्तान में स्टार्टअप्स, खास तौर पर IT के मैदान में जो स्टार्टअप्स हैं उसके हवाले से बड़ा एक शोर सुनाई देता है। वो शोर किस हद तक चैनलाइज हो रहा है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में IT इंडस्ट्री का मुस्तकबिल क्या है? वकार साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वकार साहब, IT इंडस्ट्री के हवाले से हमेशा एक खास किस्म का शोर है कि IT का दौर है, ये जुमला तो बार बार हम सुन रहे थे। खास तौर पे कोरोना के बाद महसूस ये होता है कि अब IT की ज़रूरत जो है वो पहले सिर्फ एक हमारी सहूलत थी और अब एक ज़रूरत की सूरत में सामने आई है। पाकिस्तान ने क्या फ़ायदा उठाया है इस सारे बहरान से और ख़ास तौर पर जब पूरी दुनिया में IT को एक ज़रूरत महसूस किया जा रहा है तो पाकिस्तान ने इसकी एक्सपोर्ट्स में किस हद तक इजाफा किया है? बहुत शुक्रिया फवाद मुझको लेने का। तो आपके सवाल के 2 डायमेंशंस हैं। एक तो डायमेंशन ये है कि कोविड के बाद टेक्नोलॉजी ने क्या किया। देखिए, मेरा ये ख्याल है, ज़ाहिर मैं चूँकि टेक्नोलॉजी से वाबस्ता हूँ तो बायस्ड भी हूँ, लेकिन सिर्फ मेरा नहीं, दुनिया का ये ख्याल है। दुनिया जो चली है कोविड के दौरान, जितनी भी चली है अच्छी तरह बुरी तरह, वो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से चली है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम एग्जिस्ट ही नहीं करते कोविड के बाद, जिस तरह का इम्पैक्ट आया था। तो कोई भी हो, सरकारी इदारों से लेके जहाँ पे कि लोग आमतौर से टेक्नोलॉजी का नाम सुनना पसंद नहीं करते, वहाँ से लेके बिज़नेस वर्ल्ड देख लें, कॉर्पोरेट वर्ल्ड देख लें, लोगों की सोशल ज़िंदगी देख लें, पर्सनल ज़िंदगी देख लें, हर जगह टेक्नोलॉजी की वजह से हम चलते रहे। कुछ इलाकों में कम या कुछ मुल्कों में कम, कुछ मुल्कों में तेज़। पाकिस्तान लकीली सर्वाइव कर गया। कुछ ज़ाहिर हुकूमत ने मेजर्स भी लिए, लेकिन जितने भी मेजर्स देखें जिस वजह से हमारी मईशत चलती रही, वो सारे टेक्नोलॉजी की वजह से हम उनको ले पाए। तो ये तो एक डायमेंशन है। तो कोविड ने पूरी टेक्नोलॉजी की एडाप्शन जो है उसको एक्सेलरेट कर दिया और बहुत मैसिवली एक्सेलरेट किया। हमारे जैसे मुल्कों के पास मेरा ख्याल में कोविड बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि हम लीप फ्रॉग करें और ये जो हमने कई दिहाइयाँ ज़ाया की हैं, मैनुअल सिस्टम्स, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स बना के, कागज़ों से मोहब्बत कर के, उन सब को ख़त्म करके हम टेक्नोलॉजी की दुनिया की तरफ चले जाएं। दूसरा, आपने एक्सपोर्ट की बात की, तो एक्सपोर्ट्स पे एक वो भी आप डायमेंशन देखें, ज़ाहिर उसमें गवर्नमेंट की वो जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं उसका भी अमल दखल है, लेकिन एक चूँकि टेक्नोलॉजी का यूसेज एक्सेलरेट हुआ तो हमने पिछले साल नंबर्स तकरीबन हमने पूरे साल में कोई $1 बिलियन से कुछ ज़्यादा के नंबर्स किए थे। इस दफ़ा हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान में 9 या 9.5 महीने में
1.5 बिलियन का नंबर किया, तकरीबन 40% एक्सपोर्ट्स हमारी सिर्फ आईटी की इंडस्ट्री में ग्रो की हैं। तो फ्यूचर इसका सिर्फ ब्राइट है, हमारे पास चॉइस ही नहीं है। तो टेक्नोलॉजी के हवाले से सवाल ये नहीं है कि इफ वी विल गो टू टेक्नोलॉजी, सवाल ये है कि व्हेन डू वी गो टू टेक्नोलॉजी, सूनर द बेटर, जितनी जल्दी करेंगे उतना बेहतर है। जिसमें यंग बच्चे ख़ास तौर से बजाय इसके कि पर्चियों पे और डायरियों पे अपनी बजटिंग और एक्सपेंस रिकॉर्डिंग करें, वो सारी अब मोबाइल पे करना शुरू हो गए। पाकिस्तान देखें, स्टार्टअप के कॉन्टेक्स्ट में हमें याद रखना चाहिए पाकिस्तान बिजनेस करने के लिए मुश्किल मुल्क है। तो हमें जितनी आसानियां हम पैदा कर सकते हैं बिजनेसेस को प्रमोट करने में और आगे लेके जाने के लिए, उन पे हमें अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। कुछ काम हुआ है पिछले चंद सालों में, लेकिन हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। स्टार्टअप्स को चूँकि बिजनेसेस का पता नहीं होता, तो हमें उनसे बिजनेसेस की कॉम्प्लेक्सिटी को छुपाना पड़ेगा और वो आसानियाँ करनी पड़ेंगी। तो उसमें पॉलिसी मेकर्स का बहुत रोल है, लेकिन इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। अच्छा वकार साहब, एक अच्छा स्टार्टअप होता क्या है अगर ये उन बच्चों के लिए कि जो इस तरफ आना चाहते हैं, अपना कारोबार करना चाहते हैं, खासतौर पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर आना चाहते हैं, आईटी इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं, उनके लिए एक प्रिसाइज करके अगर आप बता सकें कि एक अच्छा स्टार्टअप क्या होता है? क्योंकि कोई भी कंपनी जो है वो अगर उस स्टार्टअप को लेगी जा रही है, रिस्क एक बहुत बड़ा उसके साथ इन्वॉल्व होता है कि वो स्टार्टअप आगे चल के चल सकेगा या नहीं चल सकेगा। तो ऐसी कौन सी चीजें जो है वो मद्देनजर रखकर जो है वो बच्चा काम करें या स्टूडेंट्स काम करें उन चीजों के ऊपर के जो पाकिस्तान में फ्यूचर रिक्वायरमेंट को और दुनिया की फ्यूचर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए किसी के लिए नुकसान का सबब ना बन सके, बल्कि इंडस्ट्री के फायदे के लिए बन सके? अच्छा, एक फवाद देखें, अगेन मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दें। मैं भी कोई 2-3 दिन पहले एक स्टैट्स पढ़ा था। दुनिया की टॉप 5 या 6 कंपनियों ने $185 बिलियन खर्च किए हैं R&D पे। R&D का मकसद ये है कि आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो फेल होते हैं, कुछ सक्सीड हो जाते हैं। जो सक्सीड हो जाते हैं वो आपके नंबर्स को आपको अमेज़ॉन बना देते हैं, IBM बना देते हैं, एप्पल बना देते हैं, सैमसंग बना देते हैं। जो नहीं सक्सीड होते वो परवाह नहीं करते। तो स्टार्टअप्स और इनोवेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि यू हैव टू लव फेलियर्स। अगर आप फेलियर से उतनी नफरत करेंगे जितनी हमारे पाकिस्तान में की जाती है, तो आप फिर स्टार्टअप और इनोवेशन कल्चर को प्रमोट कर ही नहीं सकते। तो पहले तो हम सबको एक माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। वी मस्ट लर्न टू स्टार्ट लविंग फेलियर। स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट बाय डेफिनेशन फेलियर से शुरू होता है। ये सारे स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बच्चों के लिए, अगर जो यंग लोग सुन रहे हैं, उनके लिए 3-4 चीज़ें, मैं क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कौन सा मसला सॉल्व कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट से या अपने सॉफ्टवेयर से। सबसे पहली चीज़ देखें कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व। अगर आपको वो समझ नहीं है और आपको बस एक आइडिया आया और आपने कहा एक प्रोडक्ट बना लें, वो नहीं चलेगी। तो आज की पूरी दुनिया जो है वो यूज़ केस दुनिया है कि आप कौन सा, आपका यूज़ केस क्या है, आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और उसको कितनी आसानी से सॉल्व कर रहे हैं कंपेयर टू टुडे। चूँकि ऊबर करीम बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। उन्होंने देखे मसला क्या सॉल्व किया। उन्होंने मसला ये सॉल्व किया कि बजाय इसके कि कस्टमर ट्रांसपोर्ट के पास जाए लेने के लिए, उन्होंने कहा यार हम तुम्हारे पास आ जाएंगे, तुम्हें जहाँ से पिक करना है और जहाँ पे छोड़ना है। तो उन्होंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, मैं रक्षा ढूंढूं या टैक्सी ढूंढूं, बेहतर है कि मेरे पास टैक्सी आ जाए। बिल्कुल एक बहुत बड़ा मसला था। बिल्कुल सही है। उन्होंने वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, वो प्रॉब्लम सॉल्व किया। सिंपल सा प्रॉब्लम है, उसको उन्होंने फिर सॉल्व किया और आसान तरीके से सॉल्व किया। तो सबसे पहली चीज़ ये देखें कि आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और फिर उस पर अपनी प्रोडक्ट बनाएं। दूसरी, आपकी प्रोडक्ट मेक श्योर करें कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करती है। जब आप कोई चीज़ कमर्शियल लेके जाते हैं, देखें फिर जुगाड़ के साथ काम नहीं हो सकता, बैंडेड ट्रीटमेंट के साथ काम नहीं हो सकता। आपने एक बिल्डिंग बनानी है तो उसका पहले एक प्रॉपर डिज़ाइन होगा, स्ट्रक्चर होगा, उस पर मेहनत करेंगे तो फिर बिल्डिंग ठीक बनेगी। सॉफ्टवेयर भी एग्जैक्टली ऐसा ही है। हमारे यहाँ हर आदमी उठता है और वो उसका ख्याल होता है मैं रात में 2 घंटे काम करके सॉफ्टवेयर बना लूँगा। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होता। दुनिया अरब रुपया सॉफ्टवेयर पे खर्च कर रही है। तो प्लीज़ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे और ज़रा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस करना शुरू करें। तीसरी चीज़ जो शायद सबसे अहम चीज़ है, वो आपका जुनून है उस प्रोडक्ट के लिए। आखिर में आपका जुनून या पैशन जिसे कहते हैं, वो आपको आगे लेके जाएगा। अगर आप किसी प्रोडक्ट पे बेदिली से काम ना करें बल्कि पैशन के साथ काम करें। जब वकार साहब मुख्तसर ही वक्त होता है, मैं एक आगे की तरफ थोड़ा सा आते हैं। एक बड़ी कंपनी के साथ मैंने अपने स्टार्टअप को लिंकअप किया या एक बड़ी कंपनी ने मेरे स्टार्टअप को टेकअप किया, इस तरीके से आप इसको कह लें। क्या उसके बाद, उस कंपनी के आने के बाद
उस स्टार्टअप के ऊपर, अपने ब्रेन चाइल्ड के ऊपर मैं इख्तियार खो दूंगा, क्या उस कंपनी का इख्तियार होगा कि अब उसको जिस तरीके से चाहे मर्जी जो है उसको ब्रांड बनाकर कहीं पर भी सेल कर दे, या मेरा भी कोई इख्तियार रहेगा? अच्छा, चूंकि हमारा तो मॉडल यही है और हम चाहते हैं कि हम 8 से 10 स्टार्टअप्स को एक्वायर करें, और 2 स्टार्टअप हम एक्वायर कर चुके हैं। एक हमने कोई 3.5-4 साल पहले की थी, बहुत सक्सेसफुल है माशाल्लाह बिग डेटा एनालिटिक्स में। एक अभी दूसरी हमने पावर और हाइब्रिड सेक्टर की स्टार्टअप एक्वायर की है। हमारा जो मॉडल है वो ये है कि आप स्टार्टअप मैनेजमेंट कंट्रोल उनके पास रहना चाहिए, क्योंकि उसका जो पैशन है वो मैं कभी भी नहीं लेके आ सकता। उसका आइडिया है, उसका पैशन है, हमें उसको आगे लेके जाना चाहिए। जहाँ पे आपके प्लेटफॉर्म या बड़ी कंपनी सपोर्ट कर सकती है, और वो बहुत बड़ी सपोर्ट है पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए, जहाँ मैंने कहा कि कारोबार करना एक मुश्किल काम है। मेरा एक दोस्त कहता है पाकिस्तान में कारोबार करना एक्सट्रीम स्पोर्ट के बराबर है। तो वहाँ पे हमारे जैसी जगहों पे वो क्या कर सकते हैं, वो उनके बैक एंड मसले हल कर सकते हैं। वो कहें हम तुम्हें HR की सपोर्ट चाहिए, ERP सपोर्ट चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं तुम्हें अपना प्लेटफॉर्म भी दे देता हूँ। तो लोगों को ये जो खौफ होता है हम स्टार्टअप से काम करेंगे कल बंद हो जाए, वो भी ख़त्म हो जाएगा। बिजनेस तुम करोगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो कॉर्पोरेट की होनी चाहिए, क्योंकि उससे स्टार्टअप्स में अकाउंटेबिलिटी आती है। वरना एक आदमी नया एंटरप्रेन्योर बनता है, उसका ये ख्याल है कि अब मैं मादर पिदर आज़ाद हूँ, मैं जब मर्जी जो मर्जी काम कर लूँ। ऐसा नहीं होता। दुनिया डिसिप्लिन पे और स्ट्रक्चर पे आगे जाती है। तो कॉर्पोरेट अपना स्ट्रक्चर दें, अपना प्लेटफॉर्म दें, अपनी बैक एंड पूरी सपोर्ट प्रोवाइड करें, फ्रंट एंड हमेशा स्टार्टअप के पास रहने दें, उनको उनका पैशन ड्राइव करने दें, और आप प्लेटफॉर्म सपोर्ट दें। कोई रीज़न नहीं है सक्सेसफुल ना हो। हमने 2 किए हैं अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, और हम 8 से 10 और करना चाहते हैं। अच्छा, मुझे ना वकार साहब बिल्कुल एक आखिरी 1-2 मिनट है, मुझे जल्दी से अगर कंक्लूजन आप ये कर दें कि आपके लिए, यानी कि जाफर ब्रदर्स के लिए, जाफर सिस्टम्स के लिए कौन से स्टार्टअप्स जो हैं वो अपीलिंग हैं, और मार्केट में इस वक्त क्या जरूरत है, लोग किस चीज के ऊपर काम करें? अगर 1 आध मिनट के अंदर इसको आप कंक्लूड कर दें, क्योंकि बिल्कुल आखिरी वक्त है। तो हमारे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट ये कि वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होने चाहिए, क्योंकि हम JBS जो है, जो जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन करना चाहिए। देखें, पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो हर जगह मसले हैं, तो कोई एक स्पेसिफिक एरिया नहीं है। जो भी आप एरियाज देखें जहाँ पे आपको लगे मसला है, अच्छी खबर ये है कि आज के दौर में चूँकि स्किल सारी पीपल बेस्ड स्किल है, इंजीनियरिंग स्किल से ज़्यादा, तो अगर आपको मसले की समझ है और आपके ख्याल में ये प्रॉब्लम सॉल्व करके मैं इम्पैक्ट डाल सकता हूँ चंद 100 लोगों पे, चंद 1000 लोगों पे, चंद लाख लोगों पे, वो आइडिया चलेगा और फिर आपका जुनून है। तो मेरा सिर्फ मशवरा ही होगा, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, उसका सिंपलिस्टिक सोल्यूशन ढूंढें और देखें कितने लोगों को इम्पैक्ट डालते हैं, एंड यू विल फ्लाई। और अब जुनून रखें अपने में, चले मैंने गिरना नहीं है। वकार साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़े एक खूबसूरत तरीके से, खासतौर पे प्रिसाइजली उन तमाम लोगों की मार्केट की उस तमाम ज़रूरत के मुताबिक बताया कि जो पाकिस्तान को IT की फील्ड के अंदर आगे की तरफ लेके जा सकती है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम तक याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।